पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी आज की आज़ादी के माहौल में खुलकर अपने विचार रखती है और सरकार की आलोचना भी करती है। लेकिन सोचिए, अगर नौजवानों को फेसबुक की हर पोस्ट पहले सरकार को भेजनी पड़े और सरकार जो चाहे वही फेसबुक पर दिखे, तो क्या होगा? अगर ट्विटर और व्हाट्सएप के मैसेज पर सेंसर लग जाए तो टीवी पर वही दिखे, अखबार में वही छपे जो सरकार चाहे। यानी बोलने, लिखने और सुनने की आज़ादी पर अगर सेंसर लग जाए तो क्या होगा? आज की पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन जिन लोगों ने 49 साल पहले आपातकाल का दौर देखा है, वो जानते हैं कि क्या होगा। 49 साल पहले जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था तो जुल्म का एक ऐसा ही दौर चला था। लेकिन सवाल ये है कि 49 साल पहले देश में ऐसा क्या हुआ था कि आपातकाल की जरूरत पड़ गई? वो आपातकाल जो आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय बना। आपातकाल का वो दौर इतना भयानक था कि कांग्रेस भी अब उसे भूल मानती है, लेकिन उस वक्त की बगावत जैसे हालात की दुहाई भी दी जाती है। तो क्या देश में सचमुच बगावत के हालात बन रहे थे? दरअसल सच ये है कि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई दर 20 गुना बढ़ गई थी। गुजरात और बिहार में शुरू हुए नौछात्र आंदोलन से उत्तेजित जनता सड़कों पर उतर आई थी और उनका नेतृत्व कर रहा था 70 साल का एक बूढ़ा इंसान, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। दरअसल जिस रात इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, उससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विशाल रैली हुई। वो तारीख थी 25 जून 1975। इस रैली में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ललकारा था और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। इस रैली में कांग्रेस और इंदिरा विरोधी मोर्चे की मुकम्मल तस्वीर सामने आई, क्योंकि इस रैली में विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता थे। दरअसल इंदिरा ने 12 जून 1975 को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से पहले ही बेचैन थी, जिसमें रायबरेली से उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें आधी राहत मिली। आखिरकार उन्होंने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर धारा 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लगाने का फैसला किया, जिसके बाद 25 और 26 जून की दरमियानी रात आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में एक संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। आंदोलनों से वातावरण भर गया, जिनसे हिंसात्मक वारदातें हुई। मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री एलन मिश्र की अमानुषिक हत्या से सारे देश को धक्का लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कातिलाना हमले की भी हम घोर निंदा करते हैं। कुछ लोग तो हमारे सशस्त्र सैनिकों तथा पुलिस को विद्रोह करने के लिए उकसाने लगे हैं। हमारे सैनिक और पुलिस अनुशासित और देशभक्त हैं और वे उनकी झांसेबाजी में नहीं आएंगे। फिर भी इसकी गंभीरता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विघटन तत्व पूर्ण रूप से सक्रिय है और सांप्रदायिक भावनाएं उभारी जा रही हैं, जिससे हमारी एकता को खतरा है। मुझ पर सभी प्रकार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
भारतीय जनता मुझे बचपन से जानती है। मेरा सारा जीवन जनता की सेवा में बीता है। यह एक निजी मामला नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री रहती हूँ या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण है और उसे जानबूझकर बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास न तो प्रजातंत्र के हित में न राष्ट्र के। बहुत दिनों से इन घटनाओं को हम अत्यधिक धैर्य से देखते रहे। अब हमें इनके नए कार्यक्रमों का पता चला है, जिनसे सारे देश में सामान्य कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से कानून और व्यवस्था को चुनौती दी गई है। क्या कोई भी सरकार जो सरकार है देश के स्थायित्व को कैसे खतरे में पड़ने दे सकती है? कुछ के कार्यों से अधिकांश लोगों के अधिकार खतरे में पड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जिससे देश के भीतर निर्णायक रूप से कार्य करने की राष्ट्रीय सरकार की क्षमता कमज़ोर होती है, वह बाहरी खतरे को निश्चय ही प्रोत्साहन देगी। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें। राष्ट्र की अखंडता के लिए कठोर कार्रवाई करना ज़रूरी है। आंतरिक स्थायित्व के खतरे से उत्पादन और आर्थिक उन्नति की संभावनाओं पर भी असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में निश्चित कार्रवाई से हमें कीमतों के बढ़ने को रोकने में व्यापक रूप से सफलता मिली है। हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से गरीब और असुरक्षित वर्गों तथा उन लोगों की जिनकी आय निर्धारित है, कठिनाइयों को दूर करने के और उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। मैं शीघ्र इन उपायों की घोषणा करूंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेज़ी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। भारत के सभी हिस्सों तथा जनता के सभी वर्गों की सद्भावना संदेशों के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मैं आपसे आने वाले दिनों में आपके सतत सहयोग और विश्वास की अपील करती हूँ। लेकिन सच इंदिरा की घोषणा से ठीक उल्टा था। देश भर में हो रही गिरफ्तारियों के साथ आतंक का दौर पिछले रात से ही शुरू हो गया था। रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर देश में ना पहुंचे, इसलिए दिल्ली के मशहूर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक R.K. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। नामों पर बार बार इंदिरा गांधी से सलाह मशवरा किया जा रहा था। 26 जून की सुबह जब इंदिरा सोने गईं, तब तक जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई समेत तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। मगर ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि जुल्म का दौर अब शुरू ही होने वाला था, जिसने अगले 19 महीने तक देश को दहलाए रखा। आपातकाल वो दौर था जब सत्ता ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की सबसे निरंकुश कोशिश की। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती है। वहीं सरकार का विरोध करने पर दमनकारी कानून मीसा और DIR के तहत देश में 1,11,000 लोग जेल में ठूंस दिए गए। खुद जयप्रकाश नारायण की किडनी कैद के दौरान खराब हो गई। कर्नाटक की मशहूर अभिनेत्री डॉक्टर स्नेहलता रेड्डी जेल से बीमार होकर निकली, बाद में उनकी मौत हो गई। देश के तमाम बड़े नेता सलाखों के पीछे डाल दिए गए। एक तरह से जेल राजनीतिक पाठशाला बन गई। बड़े नेताओं के साथ जेल में कुछ युवा नेताओं को बहुत कुछ सीखने को मिला। अब एक तरफ नेताओं की नई पौध राजनीति सीख रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी अपने दोस्त बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिकड़ी के जरिए चला रहे थे। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी
और जिसने भी इनकार किया उसके लिए जेल के दरवाजे तो खुले ही थे। यहाँ तक कहा गया था कि किसी निर्दोष को गोली मार दी जाए तो भी अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार भी खत्म हो चुके थे। लिहाजा जुल्म की इंतहा ही हो गई थी। अब एक तरफ जुल्म हो रहा था तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें वयस्क शिक्षा, दहेज प्रथा का खात्मा, पेड़ लगाना, परिवार नियोजन और जाति प्रथा उन्मूलन शामिल थे। इतिहासकार बताते हैं कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला, लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। अब सवाल ये है कि आखिर आपातकाल लगा क्यों? क्या इसलिए कि जयप्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस तक से सरकार का आदेश न मानने को कहा था, या फिर इसलिए कि बगावत का अंदेशा था? शायद नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, केंद्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। इंदिरा जिस शॉक ट्रीटमेंट से विरोध शांत करना चाहती थी, वह उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। एक मरघट की शांति पूरे देश में स्थापित हो गई और अफसर तानाशाह हो गए। ऐसे में विरोध प्रदर्शन का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता को जगाने वाले लेखक और कवि और फिल्म कलाकारों तक को नहीं छोड़ा गया। कहते हैं मीडिया कवियों और कलाकारों का मुंह बंद करने के लिए ही नहीं, बल्कि इनसे सरकार की प्रशंसा कराने के लिए भी VC शुक्ला को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। उन्होंने फिल्मकारों को सरकार की प्रशंसा में गीत लिखने और गाने को मजबूर किया। ज्यादातर लोग झुक गए, लेकिन किशोर कुमार ने आदेश नहीं माना। उनके गाने रेडियो पर बजने बंद हो गए और उनके घर पर लगातार आयकर के छापे पड़े। इसके अलावा अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को सरकार विरोधी मानकर उसके सारे प्रिंट जला दिए गए। वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी के पॉलिटिक्स में आने के बाद 5 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत नसबंदी का मामला खराब हो गया और जब इंदिरा गांधी को लगा कि अब दुरुपयोग हो रहा है तो उन्होंने इमरजेंसी हटाने का फैसला किया। हालांकि संजय गांधी 35 साल तक इमरजेंसी रखना चाहते थे, लेकिन इंदिरा ने चुनाव करवा दिए। एक बार इंदिरा ने कहा था कि आपातकाल लगाने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीनों में उन्हें गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए, जिसके बाद 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।